हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं निकिता मैम। तो आज मैं प्राउडली अनाउंस कर रहा हूँ कि निकिता मैम ने एसएससी सीजीएल 2021 में AIR 17 स्कोर किया है। और चलिए आज हम इनसे बात करते हैं और इस वीडियो में काफी कुछ वो शेयर करेंगे अपनी तरफ से यूजफुल इनपुट्स। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो निकिता मैम, आप कैसा महसूस कर रही हैं AIR 17 स्कोर करने के बाद? हेलो एवरीवन फ्रॉम एग्जाम क्लस्टर टीम एंड फ्रॉम माई सेल्फ। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। मार्क्स अच्छे थे और सर्वेज वगैरह में भी रैंक अच्छी थी, बट वो हॉली पीडीएफ में अपना नाम देखना, इट इज अ डिफरेंट होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो वो नाम देखने के बाद कि हाँ आगे B24 लिखा हुआ है, AIR 17 है, काफी हैप्पी फील हो रहा है। हाँ कि जितने मेहनत की थी वो सफल हो गई। ओके। सो जब आपने अपने पापा को बताया कि हाँ AIR 17, मतलब घर पे तो लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे कि हाँ हो जाएगा। हम्म। तो लेकिन AIR 17 जब आपके पापा ने जाना तो फिर कैसा उनका रिएक्शन था? हाँ, हम ऑफिस से आ रहे थे तब जब रिजल्ट आया था, तो फिर उनको रास्ते में ना बता के घर आके हमने उनको बताया कि रिजल्ट आ गया। ऑफिस से सिर्फ हमने रास्ते में बताया था कि रिजल्ट आ गया है। उन्होंने हम्म। बोला ठीक है घर आओ। घर आके बताया तो वो फादर्स बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। मदर्स जो होती हैं वो रोने लगती हैं इतने खुशी में। फादर्स एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बट वो उनका अलग तरीका है खुशी जाहिर करने का। हाँ। वो मेरी सारी फेवरेट चीजें लेके आ रहे हैं और सारे रिलेटिव्स को फोन करके बता रहे हैं, या अच्छा। समझा रहे हैं हमें कि अभी खुद को एस्पिरेंट मानो, भी तुम्हें यूपीएससी भी करना है, और फिर साथ में ये भी समझाते हैं कि तुम्हें अपनी जॉब इंटेग्रिटी से करनी है। बहुत ज्यादा हम्म। ये कंसीडर मत करना कि यू आर एन इंस्पेक्टर और ऑल दैट। बहुत हम्म। इंटेग्रिटी से हम्बल रह के तुम्हें अपनी जॉब करनी है। तो उनका यही तरीका है प्यार जताने का, वो तब से ऐसे ही जता रहे हैं प्यार रिजल्ट आने के बाद से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता, तो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी जो मीडियम थी, इंग्लिश थी या फिर हिंदी थी, और ये इन सब चीजों के बारे में। सी आई बिलोंग टू उन्नाव, तो मेरी जो 10th तक की स्कूलिंग है वो विवेकानंद इंटर कॉलेज से हुई है। वो यूपी बोर्ड स्कूल था। हम्म। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वहाँ पे साथ साथ चलते थे, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। फिर अच्छा। 11th 12th हमने सीबीएसई बोर्ड न्यू एरा स्कूल उन्नाव में है, वहां से किया है, एंड आई वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऑन दैट ईयर टू। उसके बाद अच्छा। ग्रेजुएशन मेरी कानपुर यूनिवर्सिटी से हुई है, ह्यूमैनिटीज से। एंड ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल। तो उसके आगे फिर एकेडमिक्स में कुछ कंटिन्यू नहीं करा हमने। इन फ्यूचर में भी आई विल कंटिन्यू समथिंग। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। तो अभी कुछ नेगेटिव न्यूज एक है, फ्लोट कर रहा है सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, कुछ चैनल्स पे, और कुछ कुछ यूट्यूब पे भी ऐसा कंटेंट आ रहा है कि आपने सीट वेस्ट किया है। तो इसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहते हैं लोगों को। हाँ, तो रिजल्ट के नेक्स्ट डे ही ये बात है दोपहर की, कि जब मेरे पास एकदम से ना बच्चों के मैसेज हम्म। आना शुरू हो गए। हम्म। और अभी एक्सपेक्ट हम कर रहे होते हैं कि कंग्रेचुलेशन के मैसेज आ रहे होंगे, तो उसमें हम्म। भर भर के ना ऐसे नेगेटिव वाले मैसेज आ रहे थे कि मैम आपने सीट वेस्ट कर दी एंड ऑल दैट। मैंने कहाँ सीट वेस्ट कर दी? तो ईडी में आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, सारे मैसेजेस हमने पढ़े। तो जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि 2020 में हम एलिजिबल ही नहीं थे, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। माई हम्म। स्कोर वॉज प्रीटी डिसेंट। अगर हम चाहते तो हमें मिल जाता ईडी या कुछ भी मिल जाता हम चाहते तो। हम्म। मगर टीयर 3 हमने स्किप करा था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं था। तो ईडी के कोई चांसेस नहीं बनते। और सीट वेस्ट की जहां तक बात है, एमटीएस में मेरी सिंगल डिजिट रैंक आने के पूरे चांसेस थे। हमने डीवी स्किप कर दिया कि किसी नीडी वन को मिल जाएगी जॉब, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शंस मेरे आगे आ रहे हैं। ईएसआईसी सीएचएसएल वगैरह का रिजल्ट हम्म। पेंडिंग था। और ईएसआईसी में कुछ मतलब कुछ ब्लॉकेज आ गए थे कि शायद वैकेंसी का ज्वाइनिंग नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने सीएचएसएल का डीवी अटेंड किया। मगर ईएसआईसी का जब आ गया रिजल्ट, तो फिर उसके जोन एलोकेशन वगैरह में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मेरी वजह से एक जो मिस्टर जस्ट टीचर रैंक थे उनको पोस्टल असिस्टेंट कानपुर मिल गया था, वरना वो हम लेने वाले हम्म। थे। तो हम्म। उन्होंने मेरे को ये बोला भी था कि अगर तुमने ले लिया होता ना तो फिर मुझे नहीं मिलता, तो मुझे दूर जाके जॉब करने नहीं देते घर वाले। तो हमने अपने एंड पे हमेशा हम्म। कोशिश की है कि हम सीट ना ही वेस्ट करें, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड सीट की वैल्यू पता होती है। और हम्म। इवन ईएसआईसी में भी ये प्रोविजन है कि मेरे छोड़ते ही रिजल्ट रिजर्व लिस्ट जो है उसमें से किसी को वहां पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो हमने अपनी तरफ से 100% यही करा है कोशिश कि वो सीट वेस्ट ना हो किसी
नीडी इंसान को मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी ये एकदम फेक न्यूज है, क्योंकि जब हम एलिजिबल ही नहीं थे तो नीडी कहाँ से ले रहे होंगे। तो हम्म। हम्म। पता नहीं कहाँ से आ गया एकदम से न्यूज में, और उसके चलते हमने लोगों को क्लैरिफाई भी किया, कुछ को नहीं भी किया कि हाँ भाई हम ईडी में है, क्या ही करोगे। और हम्म। चैनल पे भी हमने डलवा दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, इस पे मत आइए इन सब बातों पे। ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता। जैसा कि ऋषिकेश सर अपने हर वीडियोस में बताते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस में खासकर, कि जब भी आप किसी बड़े एम या लक्ष्य के ओर बढ़ते हैं कि उसे अचीव करना है, तो वो कहते हैं कि अपना वाई ढूंढो। क्योंकि किसी भी एम को हम्म। आगे परस्यू अगर तभी आप कर सकते हैं जब आपका वाई अच्छा हो, क्यों वो गोल अचीव कर रहा है। तो आपके लिए वाई क्या था? क्योंकि आपके पास बहुत सारे सामने गोल्स हो सकते थे, तो उसमें से आपने सीजीएल क्यों चुना? हाँ। हाँ, कोई भी लक्ष्य हो तो उसका वाय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो 3-4 दिन रहेगा, एक हफ्ता रहेगा, बट हम्म। कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको इंटरनली ड्राइव करे। मतलब डोंट बी मोटिवेटेड, बी ड्रिवन, ये हम भी कहते हैं लोगों से। तो हम्म। मेरा भाई मेरे फादर हैं, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ हिम। तो वो हर जगह सपोर्ट करते हैं, लाइक अगर फैमिली थोड़ी सी बैकवर्ड है, कुछ भी ऐसा आता है कि लाइक सिंगल डॉटर है, ऐसा क्या ही होगा, शादी हो जाएगी, आप क्यों इतना ज्यादा पढ़ा लिखा रहे हो, ऐसी वाली चीजें। तो हम्म। वो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि नहीं, वो बहुत अच्छा करेगी अपने करियर पर, और हम हर हर लेंथ तक जाएंगे उसको पढ़ाने के लिए, उसको सब कुछ जो वो करना चाहती है वो कराने के लिए। और बीइंग हम्म। अ सिंगल पेरेंट, वो हर एक स्टेज पे मेरे साथ खड़े होते हैं कि वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं, साथ में वो घर पे मेरा भी ख्याल रख रहे हैं। हम पढ़ रहे होते थे तो वो मेरे लिए फ्रूट्स काट के ले आते थे कि बहुत देर से पढ़ रही हो। तो जब टाइम इधर उधर वेस्ट करने लगो तो याद आता है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारे फादर हैं जो भी जॉब भी कर रहे हैं, साथ में तुम्हारा ख्याल भी रख रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो फिर हम्म। वो बैक पूरा जो है बैक एनर्जी से हम लोग पढ़ने लगते हैं। अगर अपना वाई पता होता है और वो हर वक्त माइंड पे घूमता रहता है कि नहीं, इसके लिए अचीव करना है। एंड मिडिल क्लास बच्चों के लिए तो मोस्टली उनके पेरेंट्स ही उनका वाई होते हैं कि हाँ उनके लिए करना है, वो हमारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे होते हैं बैक एंड पे। वो बफर की तरह जो भी हम पे शौक आने वाले होते हैं वो खुद अब्जॉर्व कर लेते हैं, और हमें बस बोलते हैं कि तुम पढ़ते रहो, कुछ नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैमिली इशू नहीं है, तुम पढ़ाई करते रहो। तो वो आपका वाई हो सकते हैं, या अलग अलग आपके वाई हो सकते हैं। तो मेरे वाई मेरे फादर हैं। ओके। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निकिता। शुड एस्पिरेंट्स बी पैरानॉइड अबाउट क्रैकिंग दिस एग्जाम विदाउट कोचिंग? सी कोचिंग का क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे हम्म। स्ट्रैटेजी का भी यही है। कोचिंग का ऐसा है कि आप लेना चाहते हैं तो कोई ऐसा भी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप बिना कोचिंग के ही करें। बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, या आपका शेड्यूल नहीं बन रहा है, मे बी आपको वर्किंग है, आप उस आवर्स में पढ़ ही नहीं पाते जिस आवर्स में कोचिंग होती है मोस्टली, तो यूट्यूब पे और ऑनलाइन अब इतना एनफ कंटेंट अवेलेबल है, लोगों के पेड कोर्सेज हैं सारे, जो भी फेमस टीचर्स है, फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके अलावा फ्री कंटेंट इतना अवेलेबल है, इवन मॉक्स वगैरह, क्विजेस वगैरह सब फ्री अवेलेबल हैं। तो आप उनसे भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस जो हमें लगता है दोनों में, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स है, बिना कोचिंग के पढ़ने के भी, कोचिंग के साथ पढ़ने के भी। हमने कुछ दिन कोचिंग भी की है, फिर स्टार्टिंग में हमने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, कुछ दिन हम गए थे और लॉकडाउन आ गया था, तो फिर लॉकडाउन के बाद सारी प्रिपरेशन हमने बेसिकली यूट्यूब से की है, कोई भी पेड कोर्सेज वगैरह नहीं थे। तो कोचिंग का ये प्रॉस रहते हैं कि आपको एक डेफिनेट टाइम मिला हुआ है, एक डेफिनेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो अपना सिलेबस कराएंगे। लेकिन अगर आप वही चीज घर पे कर रहे हो तो आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कोचिंग आपको डेली जाना ही है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो फिर आपको डेली पढ़ना ही है। बहुत ही इमरजेंसी हो कि आप छोड़ दें, बाकी आप कोशिश ये करें कि जो आप टारगेट डिसाइड करें वो आपको अचीव करना है। पढ़ाई के छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करके आपको सेल्फ डिसिप्लिन बहुत आना पड़ेगा। दोनों के अपने हम्म। प्रॉस एंड कॉन्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करने से एग्जाम निकल जाएगा, या कोचिंग ना ज्वाइन करने से एग्जाम नहीं निकलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, आप अपना कितना मेहनत उसमें डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता, कि आप अपने प्रिपरेशन के जर्नी के बारे में बताइए कि कितना टाइम लगता है सिलेबस फिनिश करने में, और आपको कितना टाइम लगा था, इसके बारे में कुछ बताइए। सी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फुल फ्लेज्ड लॉकडाउन के टाइम से। उससे पहले कुछ दिन हमने कोचिंग ज्वाइन की थी, लाइक मार्च में ही लॉकडाउन आया था, और कुछ मार्च के उससे पहले के जो मार्च के दिन थे उसी दिन में हम एक लोकल कोचिंग में गए थे। फिर हम्म। लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन से रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी टाइम भी है,
और लॉकडाउन से बहुत सारी चीजों की वैल्यू भी हम लोगों ने सीखी थी कि नहीं, जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है। तो तब हम्म। पढ़ाई शुरू की थी। एंड टारगेट सबसे पहला ये था, क्योंकि तब हम एलिजिबल नहीं थे, ना मेरी तब एज थी, ना मेरा तब ग्रेजुएशन था। तो सबसे पहले ये था कि सबसे पहला एज वाइज हम एलिजिबल होंगे CHSL 20 के लिए। तो उसको टारगेट करते हुए मैंने पढ़ाई की थी। तो अप्रोक्स 1 साल में मेरी इतनी प्रिपरेशन हो गई थी कि CHSL में मेरा AIR 61 आ गया है। और इवन हम्म। CGL 2020 में भी मेरा स्कोर डिसेंट था, हम एलिजिबल नहीं थे। तो आप 1 साल का टाइम तो एटलीस्ट आपको लगेगा, पूरा सिलेबस आप कवर करोगे, रिवीजन करोगे, साथ में मॉक्स वगैरह दोगे। और फिर ये भी एक ऐसी चीज है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे किसी की इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है तो उसको रीडिंग वगैरह करके सुधारने में बहुत टाइम लग सकता है। मेरी हम्म। रीडिंग स्किल्स अच्छी थी, थोड़ी ग्रामर और वोकैब पे काम करना पड़ा। और हम्म। सिमिलरली मैथ्स, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनको मैथ्स इतना बर्डन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे हम ह्यूमैनिटीज से थे तो मैथ्स हम्म। पढ़नी पड़ी पूरी। तो अच्छा। वो ये सारी चीजें हैं जो आपको टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी, टाइम आपको कितना लग रहा है। अच्छा। अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप ऐसे तो अपने स्ट्रैटेजी कई सारे वीडियोस में शेयर कर चुके हैं हमारे चैनल पे। अगर आप लोगों को देखना है उन स्ट्रैटेजीज को तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और मैं लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो लाइक बटन है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो वहां से भी आप जाकर निकिता मैम की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको डिटेल में देख सकते हैं। अभी आप थोड़ा सा ब्रीफली अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बता दीजिए प्लीज। एक कोट से हम स्टार्ट करेंगे कि आपने पढ़ा होगा कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो हम्म। एक प्लान होना चाहिए, एक माइंड मैप होना चाहिए कि आपको सिलेबस किस तरह से करना है। उसके लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट ये है कि सिलेबस पता हो आपको क्या आ हम्म। रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है ट्रेंड में। जो TCS पैटर्न के क्वेश्चंस हैं अभी लेटेस्ट, वो एनालाइज करके अपना एक रोड मैप बनाइए कि हाँ इस मंथ में चंक्स में डिवाइड कर लीजिए सिलेबस। और फिर अपना रूटीन सेट करिए उस अकॉर्डिंग। फिर उसको वीकली डिवाइड कर लीजिए कि हाँ इस वीक में इतना पढ़ना है। एंड अपने स्ट्रेटजी में रिवीजन को और मॉक्स को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। हम अपने से छोटे जिस भी अगर कजिन को भी गाइड करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स। अगर आप इनको हम्म। अच्छे से कर ले रहे हो तो आप एग्जाम अच्छे से एस कर लोगे। तो इन दोनों चीजों को आप अपनी स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा टाइम दीजिए, बहुत ज्यादा एनर्जी दीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक्स को कर रहे हो, बहुत ज्यादा इधर उधर के इरिलेवेंट सोर्सेस ना कर रहे हो। और उसके लिए आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। ओके। ओके, और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं स्ट्रैटेजी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और बात मैं ऐड कर दूं कि आपको जो बुक्स निकिता मैम ने फॉलो की थी, वो बुक्स की सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर बुक्स चेक कर सकते हैं। और मैं बुक्स की वीडियो की भी लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप वीडियो भी देख सकते हैं कि कौन सा बुक आपके लिए अच्छा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकिता मैम, आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताइए कि अगर किसी को पहले अटेम्प्ट में अगर क्रैक करना है तो क्या डेली रूटीन होना चाहिए, और अपने डेली रूटीन के बारे में प्लीज बताइए जब आप तैयारी हाँ, कर रही होंगी। मेरा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेली रूटीन नहीं रहता था। मतलब हम्म। ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई हैं। कोई बॉन्ड टॉपर नहीं होता कि आप टाइम टेबल बनाते हो और एकदम क्लोजली पैक्ड टाइम टेबल बनाते हो कि हाँ इतने इतने देर ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, फिर वो नहीं फॉलो होता 1-2 दिन के बाद। ये मेरे साथ बहुत होता था। तो ये सुधरा ऐसे कि हमने अगला दिन प्लान करना शुरू किया कि कल ये वाला मॉक देना है, इतना इतना वो कैप करना है, ऐसे करके डिवाइड करा। और अगले दिन उसको हम टिक करते जाते थे कि हाँ ये होता गया ये होता गया। और कोशिश मेरी ये रहती थी कि 90% चीजें हो जाए। और वीक में एक बैकअप डे कभी कभी रख लेते थे कि कुछ नहीं हो पाता है, कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि कहीं जाना पड़ा या कुछ हुआ कि 90% ही चीजें कवर हुई। तो हम्म। बैकअप डे पे वो सारा कर लेंगे और साथ में रिवीजन कर लेंगे। प्लस शेड्यूल में रिवीजन का और बैकअप का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। दूसरी चीज है, बहुत ही प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाइए आप अपना। दिन में आप 16 घंटे एकदम से पढ़ना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप 6 घंटे से शुरुआत करते हैं तो उसे आप आराम से 7-8 घंटे, इवन अगर आप टाइपिंग वगैरह इंक्लूड कर लें तो कभी कभी वो 10 घंटे के आसपास चला जाता है कि टाइपिंग भी आपके साथ में ही है, वो भी आपको करनी है, रीडिंग भी एक्स्ट्रा आपको करनी है। तो फिर आप धीमे धीमे अपने शेड्यूल को अ, ऐसे कर मतलब स्टार्ट करिए, आप सिटिंग हैबिट्स अपनी बनाना शुरू करिए एंड देन उसको इंक्रीज करिए। एंड एक और चीज ये है कि अपना टाइम यूटिलाइज करिए। जैसे हमने सीखा है कुछ लोगों से कि अगर वो
काम कर रहे हैं, ये हम भी बहुत करते हैं कि अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हम करंट अफेयर्स लगा लेंगे और करंट अफेयर्स का वीडियो सुन लेंगे उस वक्त, और फिर जब हम पढ़ने बैठेंगे तो सिर्फ उसकी पीडीएफ रिवाइज कर लेंगे। तो ऐसे मेरे करंट अफेयर में मैक्सिमम 10 मिनट पढ़ाई के गए, क्योंकि किचन में तो हम काम करते टाइम कुछ ना कुछ म्यूजिक वगैरह भी पहले सुनते ही थे जब हम तैयारी नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त हमने करंट अफेयर सुन लिए, उसको एक बार फिर से पढ़ लिया। तो वो ऐसा हो गया कि अब वो मेरे सामने आएगा तो हम ऑप्शन से उसे टैकल कर लेंगे। तो इस तरह से अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करिए, क्योंकि ये आपको अंदर से खुद वाइब्स आनी चाहिए ना कि एक, हाँ, तो एक साल का पूरा साइकिल है, आप उसमें अपनी 100% एनर्जी दे दीजिए ताकि आप इस विशियस साइकिल से बाहर निकल जाएं। तो मेरा डेली रूटीन यही होता था कि जितना भी टाइम है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। अगला दिन पूरा प्लान रहता था, तो अगले दिन का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता था। लाइक सो के उठे, पूरा पता है आज करना क्या है, उसको करने में टाइम के अकॉर्डिंग करते चले गए, टिक करते चले गए, और लास्ट में जब आप 100% अचीव कर लेते हो ना, जब जिस दिन स्टार्टिंग में नहीं होता है, कभी 80% होता है, फिर 90% होने लगता है, फिर 100% जब से अचीव होने लगता है, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन आने लगता है कि हाँ अब पूरा टाइम जो मेरे हाथ में है वो यूटिलाइज हो रहा है। तो डेली रूटीन हम प्लान इस अकॉर्डिंग करते थे, और बाकी चीजें आपकी बदल सकती हैं। जैसे हमें मॉर्निंग में रोज लर्निंग वाली चीजें पढ़ना पसंद है, इंग्लिश, जीएस, इस तरह की जो जिसके लिए ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रेश माइंड में पढ़ना पसंद है। हम्म। इवनिंग में जब हम थके हुए होते हैं तो मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं या क्विजेस दे लेते हैं। और मॉक का एक टाइमिंग है कि जिस टाइम पे एग्जाम होता है, कोशिश यही करते हैं कि मॉक्स उसी टाइम पे दिए जाए। दैट हम्म। वाज ऑल अबाउट रूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता मैम कि एक जो फीमेल कैंडिडेट होती है, तो वो उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है वो अलग होता है और बनिस्बत की जो लड़के फेस करते हैं एज एस्पिरेंट। तो इसके बारे में आप बताइए कि आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं। बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट, अच्छा, मेरे पास मेरे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाउस होल्ड मैनेजमेंट की हैं, और मोस्टली गर्ल्स के पास ये आ जाता है कि उनको घर का कुछ ना कुछ काम देखना है। तो एक तो ये है कि इसके साथ आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है। सेकंड थिंग इज कि अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट वेस्ट चले गए, नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, तो फिर आपके ऊपर पेरेंटल या फिर सोसाइटल प्रेशर बनने लगेगा कि नाउ इट इज द टाइम, इट इज हाई टाइम कि यू गेट मैरिड। कब हम्म। तक आप अटेम्प्ट देते रहोगे, आपकी एज वेस्ट हो रही है। सेकंड थिंग इज कि बहुत स्टीरियोटाइप बन चुका है, मतलब स्पेशली हमारे रीजन में तो ऐसा है कि जब हम किसी को बताते थे कि सीजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब ग्रेजुएशन खत्म होने वाला था उस टाइम की बात है, तो तुम टीचिंग क्यों नहीं कर लेती, मतलब टीचर बन जाओ, लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब है, 2 बजे वापस आ जाओगी ऑफिस से, वो स्कूल से, और फिर मस्त पर्सनल लाइफ रहेगी। तो हमारा मन या हमारी जो इच्छा है वो इंस्पेक्टर बनने की है या ऑफिसर बनने की है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर बीइंग अ टीचर। तो ये चीजें लोग हम्म। नहीं समझते हैं। और हम एक स्टोरी सुनाते हैं कि हम ना एग्जाम दे के बैठे थे, जो एग्जिट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे। तो मेरे हम्म। बगल में एक भैया बैठे थे, तो उन्होंने हमसे बोला था लड़कियों की मैथ्स वीक होती है, तुम यहाँ एसएससी में क्या कर रही हो, अभी तो तुम्हारी एज भी यंग है, बीएड वगैरह करो, टीचर वीचर बनो, लड़कियां टीचर्स अच्छी बनती है, तुम लगती भी टीचर हो। तो उन्होंने बोला मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग है, सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, आपने भी नहीं किए होंगे। तो ये स्टीरियोटाइप तो मत करिए कि लड़कियों की मैथ स्ट्रांग नहीं होती है। इन सारी चीजों से जूझ के आपको निकलना है अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो। ओके। ओके। मुझे तो मन कर रहा है कि अभी वो मीम मैं प्ले कर दूं, वो सिग्मा वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके फ्यूचर प्लान्स अभी क्या होंगे, आप के और क्या क्या करना चाहती हैं। मेरा अभी हमने ईएसआईसी ज्वाइन किया था, 15 फेब को हमने ज्वाइन किया था ईएसआईसी। तब भी हम्म। मेरे फादर का एक स्टेटमेंट था, और अभी जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन भी उनका एक स्टेटमेंट था, सर्व द नेशन विथ इंटेग्रिटी। अपना तुम्हें मतलब अपना पर्सनल स्पेस तुमको ये बना के रखना है कि तुम अपनी जो जॉब कर रही हो वो तुम बहुत ही ऑनेस्टी से कर रही हो, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रही हो, और बहुत ही ह्यूमिलिटी से कर रही हो। तो पहला तो फ्यूचर प्लान में यही है कि जॉब ज्वाइन करनी है तो नेशन को सर्व करते हुए अपना आगे, फिर हमें यूपीएससी में भी अपना करियर देखना है, तो पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है, बट साथ में जॉब को भी अपना पूरा 100% देना है, वहां पे भी अच्छे से काम करना है, साथ में अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो वो स्टार्ट कर देंगे। एंड सेकंड थिंग इसकी चैनल से जुड़े हुए हैं कई, जीएस पढ़ाई है, बायो और मॉडर्न हिस्ट्री, तो अगर ऐसे आगे और अपॉर्चुनिटीज आती रही कि चैनल पे कोर्सेज आएंगे जिसमें हम पढ़ा सकते हैं, ऑफिस के साथ टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो विल गो फॉर इट। एंड स्ट्रेटेजी वीडियोस, बुक लिस्ट वाले वीडियोस, ये सब करके मेरे पास इंस्टा पे थैंक यू मैसेजेस आते हैं या टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा बताया है, हेल्पफुल रहा, तो इस तरह की चीजों से बहुत अच्छा फील होता है। तो ये कंटिन्यू करेंगे, एक तो ये साइड बाय साइड चलता रहेगा ऑफिस आवर्स से जितने टाइम मिलता है।
तो ओके। दीज आर द फ्यूचर प्लान्स की यूपीएससी करना है, जॉब अच्छे से करनी है, एंड देन चैनल के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे जितना हो पाएगा ऑफिस के साथ। ओके, तो आप अपने तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और जो लोग नहीं सब्सक्राइबर हैं, 90% लोग, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आप सिर्फ वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों के लिए भी क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? फर्स्ट थिंग इज कि डोंट बी मोटिवेटेड, बी ड्रिवन। आपको मेरी स्टोरी मोटिवेशनल लगेगी अभी सुन के, बट वो मोटिवेशन थोड़े दिन बाद फेड हो जाएगा। तो अपना पर्पस ढूंढिए, आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको वो पर्पस खींचे अपनी तरफ, यू विल बी ड्रिवन फॉर अचीविंग दैट गोल। और सेकंड थिंग इज कि हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करते रहिए। आपकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स में मैं 80% एक्यूरेसी अचीव कर लूँ, उसके बाद आप 90% टारगेट करिए, और ऐसे करके करके आप 100% एक्यूरेसी टारगेट करिए। तो आप अपने अंदर ग्रोथ देखेंगे। सेकंड थिंग इसके अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। मॉक्स अगर आप दे रहे हैं, हम हर वीडियो में जब भी मॉक्स के बारे में बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि अगर आप मॉक्स दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। तो ये हर फील्ड में लागू होता है कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसका एनालिसिस करिए कि दोबारा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और बस अपना 100% दीजिए, परसीवरेंस मेंटेन रखिए, जितना भी आप डिसाइड कर रहे हैं उतना अचीव करने की कोशिश करिए। आप जो भी शेड्यूल डिसाइड कर रहे हैं उसको 90% एटलीस्ट अचीव करने की कोशिश करिए, परसिवरेंस मेंटेन रखिए। एंड अगर आप और ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस और बुकलेट वीडियोस चाहते हैं, या कुछ भी आपको डाउट है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, या आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में बताइएगा एंड वी विल कवर इट इन अपकमिंग वीडियोस। एंड बस ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, आपको आपकी ड्रीम जॉब जल्दी से मिल जाए। ओके, और मैं ऐड कर दूं, निकिता मैम ने बायो पढ़ाया है और हिस्ट्री पढ़ाया है, तो आप उनसे जाकर पढ़ सकते हैं बायो और हिस्ट्री फ्रॉम अ टॉपर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और आप वहां से डेमो चेक कर सकते हैं। और साथ ही आपको ऐप पे कई सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और पीडीएफ, यूजफुल पीडीएफ। तो वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं आप। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये जरा सा भी हेल्पफुल था तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ ऐसा होता है कि आप जितना इंटरैक्ट करते हैं हमारी वीडियोस के साथ, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उतना यूट्यूब पुश करता है इन वीडियोस को। तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको फीडबैक देना है कि नहीं ये पार्ट अच्छा नहीं था, ये चीज भी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।